अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का सेक्शन बी सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इसके तमाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करवाऊंगी और कोशिश होगी मेरी कि इसको जल्दी जल्दी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर सकूं। तो चलिए जी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा जी, इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ मार्क करवाऊंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप वही याद करें तो आप एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। आपको फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री का डिफरेंस बताना है। तो इसका जवाब आपको बुक के पेज नंबर 6 और 7 की डेफिनेशंस के अंदर मिलेगा। ठीक है जी, ये ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें जो पहला है ये फिजिकल केमिस्ट्री है और ये जो 8-1 है ये है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आपको इन दोनों को लाइन ड्रॉ करके सामने हमने लिख लेना है, तो ये आपका डिफरेंस बन जाएगा। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। Physical chemistry. Physical chemistry is a branch of chemistry which deals with the relationship between composition and physical properties of matter with the change in them. It also deals with the laws and principles governing the combination of atoms, molecules in a chemical relation. ठीक है जी। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसका ताल्लुक है किसी भी मैटर, कोई भी मैटर क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी मैटर की कॉम्पोजिशन, उसकी बनावट और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बताने के, ठीक है। और इसके अंदर प्रिंसिपल्स के कोई भी केमिकल रिएक्शंस, उसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स किस तरह से आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताना फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है जी। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? अच्छा, इसके लिए मैं आपको पहले एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, एक कोई माइन है, ठीक है, वहाँ से आपको गोल्ड मिला। फॉर एग्जांपल आपको वहाँ से गोल्ड मिला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब आपको गोल्ड मिला होगा यहाँ से, तो ये जो गोल्ड है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको गोल्ड नहीं मिला होगा, हो सकता है यहाँ पे मिनरल्स भी हों, ठीक है, यहाँ पे पानी भी हो, यहाँ पे सैंड भी हो, जैसे वाटर हो, ठीक है, सैंड हो यहाँ पे, सैंड हो यहाँ पे, और भी डिफरेंट मिनरल्स हो। तो एनालिटिकल केमिस्ट, दो तरह के केमिस्ट होते हैं, एक होता है एनालिटिकल और एक होता है फिजिकल। एनालिटिकल का काम क्या होता है? एनालिटिकल का काम होता है उस जगह से जितनी भी चीज़ें मिली है ना, उन सब चीज़ों को अलग अलग करना, उन सब चीज़ों को अलग करके उनकी क्वांटिटी बताना कि कितनी क्वांटिटी में मिली है, मतलब उनकी तादाद क्या है और किस क्वालिटी की है, प्योर है कि नहीं। ये एनालिटिकल केमिस्ट का काम होता है। और फिजिकल केमिस्ट का काम क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट का काम होता है कि जो भी चीज़ वहाँ से मिली है, फॉर एग्जांपल वहाँ से गोल्ड मिला है या मिनरल मिला है या वाटर मिला है या सैंड मिला है, उसकी कॉम्पोजिशन बताना, उसकी बनावट बताना कि वो चीज़ कैसी है। जैसे ये एक पेन है ना, अगर आपको एक स्टेशनरी है, जैसे आपको पेन नज़र आ रहा है, एक स्टेशनरी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इरेजर्स हैं, पेन्स हैं, पेंसिल हैं, और वो सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो एनालिटिकल केमिस्ट क्या करेगा? उन सब चीज़ों को अलग कर देगा, पेन अलग कर देगा, पेंसिल्स अलग कर देगा, इरेजर्स अलग करेगा, और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी बता देगा कि कितनी है और किस क्वालिटी के। फिजिकल केमिस्ट क्या करेगा? वो क्या करेगा, जैसे एक पेन है ना, वो आपको बताएगा ये पेन बना कैसे, इसकी कॉम्पोजिशन, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, इसके अंदर एटम्स आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री की। मैं आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी रीड करके बता देती हूँ। Analytical chemistry is a branch of chemistry which deals with the separation and analysis of kind, quality, quantity of various components. जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की ब्रांच है जो किससे ताल्लुक़ रखती है? सेपरेशन, अलग अलग करने से, और एनालाइज, गौर करने से, क्या क्या चीज़ें, उसकी काइंड, क्वालिटी, क्वांटिटी, कि जो भी चीज़ें मिली हैं उसकी वो कैसी हैं, उसकी क्वालिटी क्या है और कितनी तादाद है। और इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट जो हैं वो तरीके का इस्तेमाल करती हैं, जिन तरीक़ों को हम नीचे बता रहे हैं। इन गिवन सब्सटेंस, ओके, इट इज़ यूज्ड इन क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये 3 डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके एनालिटिकल केमिस्ट चीज़ों को अलग अलग करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन लिख के बताइए। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अच्छा जी, इसका जवाब जो है आपको बुक के पेज नंबर
20 पे मिलेगा। ये इसका जवाब है। ठीक है, मॉलिक्यूल, सबसे पहले हमें डेफिनेशन बतानी है कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स इन अ केमिकल molecules is chemical combination of atoms. Molecule is the smallest unit of a substance. अच्छा, आप इसको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में इट्स ओके। कह रहे हैं मॉलिक्यूल जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन है एटम्स का। आपको ये पता है केमिस्ट्री की ज़बान में हर चीज़ जो है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो जब ये एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो ये फॉर्म कर लेते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, मॉलिक्यूल इन तमाम एटम्स का कॉम्बिनेशन हुआ। अच्छा जी, इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स क्या हैं मॉलिक्यूल्स की? मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक एटम हो। ठीक है, ये उसकी एग्जांपल्स हैं। डाई एटॉमिक जिसके अंदर 2 एटम्स आते हों, ट्राई इसी तरह से जिसमें 3 आते हों, पॉली जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स से मिलके बना हुआ, होमो सेम तरह के एटम्स से मिलके बना हुआ, और हेट्रो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एटम्स से मिलके बना हो। जैसे आप देखें होमो H2O, O3, ये सब सेम एटम्स H से O से मिलके बना है, और इसमें देखें CO2 डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से मिलके बना हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन हो गई। ये अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 3 डिफरेंसेस दिए गए हैं। एटम और आयन का डिफरेंस, मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस, कंपाउंड और मिक्सचर का। तो आपको ये जो डिफरेंसेस हैं एटम और आयन का, आपको बुक के पेज नंबर 19 पे मिलेगा। ठीक है जी, आपको 3 डिफरेंसेस याद कर लेने हैं। इसमें वैसे 3 ही लिखे हुए हैं। एटम और आयन के आपको 3 डिफरेंसेस जो हैं वो याद कर लेने हैं। तो मैं इसको रीड करके आपको समझा देती हूँ, व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ आयन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का, आपको पता है मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर एटम बना लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो है वो एटम कहलाता है। आयन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड, और आयन जो है वो एक आयनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट है। इस बात को मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। देखें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है, इसके अंदर ये एटम्स हैं। ये ऑक्सीजन का एलिमेंट है और ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो ये जैसे वाटर बनाना है, तो ये दोनों आपस में एलिमेंट्स जो हैं वो कंबाइंड होके वाटर बना लेंगे। तो होता क्या है कि इनके एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। अच्छा, एटम्स आपस में किस तरह से कंबाइंड होते हैं कि इसके अंदर शेयरिंग होती है। या तो वो बॉन्ड बनता है, या तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड किस तरह से बनता है कि किसी भी एक एलिमेंट के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट को दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की शेयरिंग जो है वो आयनिक बॉन्डिंग कहलाती है। तो आयनिक बॉन्डिंग का सबसे छोटा यूनिट जो है वो आयन है। ओके जी। एटम्स कैन और कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। कह रहे हैं ये एग्जिस्ट अकेले भी कर सकते हैं और किसी के साथ भी कर सकते हैं। ये रिएक्शन करते भी हैं और नहीं भी करते। लेकिन जो आयंस हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। उनको ज़रूर जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट के साथ जाके मिलना होता है। एटम के अंदर न्यूट्रल चार्ज होती है, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। आयंस के ऊपर या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होती है। आयन के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे आती है? देखें, जब भी कोई एटम है, ठीक है, एक एटम के अंदर ना, या बात समझिए, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन है तो इसके अंदर 8 ही 8 प्रोटॉन है, तो इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वो अलग अलग जगहों पे मौजूद होते हैं। आपको पता है पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरी उसमें 8। इस तरह से मैंने एक रफली पिक्चर बनाई है। तो क्या होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है। अच्छा, एक चीज़ समझ लें, हमेशा किसी भी एटम को अपने आखिरी शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। तो क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे इसके इस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक रफ पिक्चर बना रही हूँ मैं, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। या आप इस तरह से कह लें कि इसके अंदर ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एटम क्या करेगा, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए, इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो क्या होगा, अभी इसके अंदर देखें, अगर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन थे तो 9 ही इसमें
प्रोटॉन होंगे। लेकिन अब क्या हो गया, जब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दिया तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 8 हो गए और 9 जो है इसके अंदर प्रोटॉन हो गए। तो जब इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा आ गई तो ये कोई भी एलिमेंट है, समझे इसका नाम XYZ कुछ भी रख लेते हैं S, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा हो गई और अब ये एक आयन बन गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। तो ऐसे तो आइंस के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होती है या तो नेगेटिव चार्ज होती है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के डिफरेंस में। अच्छा जी, ये भी बिल्कुल सेम है, आपने इसमें से 3 पॉइंट्स ले लेने हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन के। बिल्कुल वैसे ही जैसे एटम्स कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है, अगर उसके अंदर भी लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, और अगर वो एक स्टेबल हो, न्यूट्रल हो, तो वो एक मॉलिक्यूल होगा। और अगर उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा या वापस आ गया होगा तो वो एक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस। अब हम लास्ट डिफरेंस की तरफ चलते हैं अपने मिक्सचर और कंपाउंड के। ठीक है जी, तो ये आपको मिलेगा बुक के पेज नंबर 14 में। आपको कंपाउंड और मिक्सचर के जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो है वो डिफरेंसेस मिलेंगे। आपने कोई से भी 5 डिफरेंसेस को याद कर लेना है। ठीक है जी, तो कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। अच्छा, इसको पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी भी आपने देखा है मदर अगर आपकी एक सैलेड बनाती हैं तो सैलेड में क्या होता है, वो डिफरेंट वेजिटेबल्स को जो है वो कट करके साथ रख देती हैं। जैसे टोमेटो है और कुकम्बर है, अनियन है, सैलेड लीव्स हैं। लेकिन इस जो सैलेड की पिक्चर मैंने बनाई है, इस सैलेड के अंदर जब भी आप देखते हैं तो आपको हर वेजिटेबल अलग अलग नज़र आती है। आपको टमाटर, प्याज जो है, खीरा जो है, इसमें जो भी सलाद के पत्ते हैं सब अलग नज़र आएंगे। लेकिन अगर जो है मदर क्या करें, वो इन सब सब्जियों को लेके ग्राइंडर में डालें और ग्राइंडर में इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें, पानी के साथ बिल्कुल शेक कर दें, और इसको अब एक ग्लास में निकाल लें। ठीक है जी, तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि देखें, जब ये सब अच्छे से मदर ने ब्लेंड कर दी, मिक्स कर दी पानी के साथ, और ये सब एक तरह से एक पेस्ट की इसने शक्ल इख्तियार कर ली, तो क्या अब आपको इसके अंदर जो टमाटो था, गाजर थी, जो भी चीज़ें थी, प्याज, खीरा, वो क्या नज़र आ रहा है? तो आप कहेंगे नहीं, ये तो सब कंबाइंड हो गए। तो कभी भी चीज़ें अगर आपको अलग अलग नज़र आएँ, वो सिर्फ मिक्स हों, लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी ना खोएं, अपनी शख्सियत ना खोएं, आप चीज़ों को पहचान सकें कि वो क्या हैं, तो वो मिक्सचर कहलाती हैं। और कभी भी चीज़ें अपनी आइडेंटिटी खो दें और एक नई चीज़ इख्तियार कर लें, नई चीज़ बन जाए, तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बताती हूँ, एक ग्लास मिल्क है, ठीक है जी, अगर आप इसके अंदर एक कोई भी रूह अफ़ज़ा का सिरप डालते हैं तो क्या होगा, मिल्क के अंदर जो रूह अफ़ज़ा है वो नज़र नहीं आएगा, वो एक ब्लेंड होके एक बिल्कुल नया एक शरबत बना देगा। और अगर इसी मिल्क के अंदर आप जो है वो पत्ती डाल देते हैं, ठीक है, आप इसमें पत्ती डाल देते हैं, लेकिन उसको मतलब आप पका नहीं रहे, आपने जस्ट इसके अंदर पत्ती डाल दी, आप इसको चमचा हिलाएं तो क्या होगा, आपको दूध और जो उसके अंदर मिली हुई पत्ती है वो दोनों अलग अलग नज़र आएगी। ऐसा ही है। तो देखें, इसमें क्या होगा, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, यानी सब चीज़ें ब्लेंड होके एक ही चीज़ बन जाएंगी। और पत्ती और दूध जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, यानी आपको दूध और पत्ती दोनों अलग अलग नज़र आएंगे। ठीक है जी, तो मिक्सचर्स जो हैं वो एक हेट्रोजीनियस होते हैं, और जो कंपाउंड्स हैं वो होमोजीनियस होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ये आपस में केमिकली चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, चीज़ें सिर्फ मिक्स होती हैं, वो आपस में केमिकली नहीं मिलती। तो अब हम इसको पढ़ते हैं, आई होप आपको अब इसे समझने में आसानी होगी। कंपाउंड इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कंपाउंड जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलते हैं, और मिक्सचर में चीज़ें सिंपली सिर्फ मिक्स होने से बनती हैं। कंसिस्ट ऑफ कंपाउंड्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और एक नई चीज़ बन के एक नई आइडेंटिटी के साथ सामने आते हैं। इसके अंदर क्या होता है, चीज़ें जो हैं वो सिर्फ मिक्स हो जाती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोती, वो बस एक तरह से सिर्फ मिक्स हो जाती हैं। कंपाउंड्स हैव फिक्स कंपोजिशन बाय मास। इसमें चीज़ों के मिलने की एक फिक्स कंपोजिशन है। जैसे वाटर है, उसका फॉर्मूला अगर H2O है, तो आप कहीं का भी पानी लें उसका फॉर्मूला H2O ही होगा। तो एक फिक्स आइडेंटिटी से चीज़ें मिक्स होती हैं, इसमें कोई फिक्स मास नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी चीज़ों को मिक्स करना चाहें, जो भी क्वांटिटी रखें, आप उसको
मिक्स कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन, और इसमें सेपरेट हो सकते हैं। इसका मतलब है इसके अंदर फिजिकली अगर आप चीज़ों को अलग करना चाहें, जैसे आपने दूध में शरबत मिला दिया तो अब अलग नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसमें आपने दूध के अंदर पत्ती मिला दी, तो अगर आप इसको छानें तो पत्ती और दूध अलग हो जाएंगे। तो इसमें फिजिकली आप उसको अलग कर सकते हैं, इसमें फिजिकली अलग नहीं कर सकते। ठीक है जी। और एक इसका ये वाला मुझे बहुत आसान लगता है, आप फिफ्थ वाला ये कर लें। एलिमेंट्स आर होमोजीनियस, मतलब होमोजीनियस होते हैं। और इसमें जो है वो कंपाउंड्स आर, इसको हेट्रोजीनियस कर लीजिएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये गलत लिखा हुआ है। इसमें होमोजीनियस होते हैं और इसमें हेट्रोजीनियस होते हैं, मतलब होमोजीनियस एक शक्ल के हो जाते हैं और इसमें अलग अलग रहते हैं हेट्रोजीनियस। ठीक है जी, तो हमारे 3 डिफरेंसेस हो गए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर आपको ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इन सब की डेफिनेशंस बोली हुई है। तो ये सवाल आप कंप्लीटली स्किप कर दें, ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसके आपको जो है न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसमें आपको एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता हो। इसकी डेफिनेशंस बिल्कुल नहीं आएंगी। तो ये तो आप टोटली सवाल जो है स्किप कर दें। ये 3 सवाल आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, जिसको आप प्रिपेयर करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से समझ आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, हमें एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसका रिलेशनशिप बताना है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, और इसकी एग्जाम्पल्स देनी है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इसका जवाब आपको आपकी बुक के पेज नंबर 16 पे मिलेगा। ठीक है, ये एम्पेरिकल फार्मूला है, आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसकी ये एग्जाम्पल, इसमें से 2 एग्जाम्पल्स दी हुई है, आप कोई सी भी एक एग्जाम्पल लिख लें। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है, और इसमें से इसकी ये वाली एग्जाम्पल आप लिख लें। ठीक है जी, चलें जी, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। The formula showing minimum relative number of each types of atom in the molecule is called empirical formula. इसको भी साथ ही पढ़ लेते हैं। The molecular formula is the formula which shows the actual number of atoms in each of each element present in a molecule. इसमें कह रहे हैं एम्पेरिकल फार्मूला जो है वो आपको क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद एटम्स का रिलेटिव नंबर सिर्फ हमें बताता है। मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसका मतलब क्या है। और ये क्या करता है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है। ठीक है, ये मिनिमम रिलेटिव नंबर बताता है आपको किसी भी एलिमेंट के एटम का, और ये एक्चुअल नंबर। अब ये होता क्या है, हम इसको समझाती हूँ इसी की दी हुई एग्जाम्पल से। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन है एक फॉर्मूला, बेंजीन जिसका फॉर्मूला है C6H6। ओके जी, अगर आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम की तादाद पता हो, एक्चुअल एटम की, जैसे इसके अंदर बेंजीन के अंदर 6 कार्बन इस्तेमाल हुए हैं तो 6 ही हाइड्रोजन, तो ऐसे फॉर्मूले को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्यों? क्योंकि ये आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम, कितने एटम मौजूद हैं वो बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना कि ये आपको बता रहा है कि इसमें 6 कार्बन मौजूद हैं और 6 हाइड्रोजन, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करती हूँ, इनका रेशो निकाल लेते हैं, मैं इसको कट कर लेती हूँ। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो अब क्या हुआ, हम इसका रेशो लिख लेते हैं। 1 जो है वो लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा CH। ठीक है, तो अब क्या बन गया, अब ये जो है, अब ये बन गया है बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या में क्या होता है, ये मिनिमम रिलेटिव नंबर, ये सिर्फ आपको रिलेटिव नंबर मतलब कितनी तादाद में हाइड्रोजन और कितनी तादाद में हाइड्रोजन और कार्बन इस्तेमाल हो रहे हैं, ये आपको वो बताएगा। जैसे आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें एक हिस्सा कार्बन का तो एक ही हिस्सा हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपको सिर्फ रिलेटिव तादाद बता देता है, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन नहीं बताता। जैसे कि हम एक और फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। ओके जी, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो अब अगर आपसे पूछे जाए कि ये इसका कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये इसका मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है और केमिकल फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको एक्चुअल तादाद पता चल रही है एटम्स की। इसके अंदर 6 कार्बन इस्तेमाल हुए हैं, 12 जो हैं वो हाइड्रोजन इस्तेमाल हुए हैं और 6 ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं इसका रेशो ले लेती हूँ, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। अब हम अगर इसको लिखते हैं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा CH2O। तो अब देखें, इसके अंदर आप
एक्चुअल नंबर नहीं बता रहे, आप सिर्फ इसके हिस्से बता रहे हैं कि इस जो भी आप रिएक्शन कर रहे हैं तो आप उसको अंदर आपको एक हिस्सा कार्बन का, एक हिस्सा ऑक्सीजन का, तो डबल हिस्सा हाइड्रोजन का चाहिए होगा ये फॉर्मूला बनाने के लिए। तो अब हम इसमें एक्चुअल नंबर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रेशो बता रहे हैं कि कितनी तादाद में ये डलेगा अगर हमें ये ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाना है। हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि हमें एक एक हिस्सा, अगर आधा आधा हिस्सा जो है, एक एक हिस्सा ऑक्सीजन और कार्बन का लेना होगा, तो 2 हिस्से हाइड्रोजन के लेने होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में फ़र्क क्या होता है। तो अब हम जो है अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज है और बेंजीन है। आपने क्या करना है, आपने इन फार्मूलाज का जो है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दिखाना है। ठीक है जी, तो अब ये आप मेरे साथ खुद ही करेंगे। मैंने इसके इन चारों के केमिकल फार्मूले लिख दिए हैं कि इस सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ग्लूकोज का C6H12O6 और बेंजीन का C6H6। अच्छा जी, अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में पता है कि हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ही बताने। तो देखें, जो केमिकल फार्मूला होगा एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फार्मूला वही होगा, क्योंकि देखिए इसमें भी आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहे हैं, कितने एटम्स मौजूद हैं। हाइड्रोजन के अगर 2 हैं, सल्फर का 1, ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में भी यही होगा। तो आप एज इट इज़ यही वाले जो हैं वो आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो अब एम्पेरिकल फॉर्मूले में क्या करना होता है, हमें रेशो निकाल के दिखाना होता है ना। तो आप क्या करेंगे, अब इसका रेशो निकाल लेंगे। तो अगर हम इसका रेशो निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा HSO2। ओके, यहाँ पे देखें कोई भी चीज़ कट नहीं हो रही, तो ये एग्जैक्टली आ जाएगा। ये वाला हम पहले भी कर चुके हैं, जब हम इसको कट कर रहे थे तो क्या बना था, ये बन गया था CH2O। और अगर हम इसे कट करेंगे तो ये भी बेंजीन हम पहले कर सकें, अगर हम करेंगे 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा, तो ये CH पड़ेगा। यानी कि ये आपने एम्पेरिकल फॉर्मूले सबके निकाल के दिखा दिए। ओके जी, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपसे फ्री रेडिकल की डेफिनेशन पूछ ली गई है। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन जो है वो आपके बुक के पेज नंबर 20 में मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ पे आयन और रेडिकल का डिफरेंस है, इसी के अंदर की फ्री रेडिकल की डेफिनेशन है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स आर एटम विद ऑड नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल वो एटम्स होते हैं जिसके अंदर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स का ऑड नंबर मौजूद हो। आपको पता होगा कि एटम्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर में मौजूद होते हैं। तो अगर एक एक्स्ट्रा पेयर मौजूद है तो उसे हम कहेंगे फ्री रेडिकल। क्या होगा, उस एटम में से वो एक्स्ट्रा जो पेयर है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अच्छा जी, फ्री रेडिकल जो है वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं, वो एयर में भी मिल सकते हैं, वो किसी सॉल्यूशन में भी मिल सकते हैं। और फ्री रेडिकल जो हैं वो एयर, जो लाइट की प्रेजेंस है, इससे मुतासिर होते हैं, इससे अफेक्टेड होते हैं, इससे ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन हमारी हो गई है। हम अपने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसके अंदर हमसे एक साइंटिफिक रीज़न पूछा गया है। ये हमसे पूछ रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसीडर्ड एज एलिमेंट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हम एलिमेंट कहते हैं, लेकिन जो वाटर है वो एक कंपाउंड है। तो इसकी हमें रीज़न लिख के दिखाना है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ये बल्कि आप खुद लिख के बताएंगे मुझे। देखें जी, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो आप एलिमेंट कहते हैं इसको, लेकिन वाटर कंपाउंड है। क्यों? आपको इसके देख के नज़र नहीं आ रहा ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट है लेकिन वाटर कंपाउंड है? तो उसका रीज़न क्या है कि जब दो एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। तो आपने सिंपली इसी आंसर को अपने लिख देना है कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड। सो in that case hydrogen and oxygens are element and they formed water। ठीक है जी, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, जो बात मैंने अभी आपको बताई है। आप चाहें तो इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे मैंने आपको जो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।